हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल तेरा। माई सेल्फ सुबह टक्कर। हमारा पिछला वीडियो कैपेसिटेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में था। हमने कंडक्टर की 4 या 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज के आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, मान लो कि बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन में, इस रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस रीजन के अंदर आपने एक ऐसा स्पेस बना लिया है जिस स्पेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा रीजन क्रिएट करते हैं जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड एक ऐसा रीजन क्रिएट करना जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू कितनी हो? 0 हो। उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनी स्पेस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना जिस रीजन के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही कितनी हो? 0 हो। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे हम एक जगह बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो। मान लो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको यहाँ कोई एक जगह बनानी है, इस जगह पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड खुद कितना हो? 0 हो, ठीक है। तो हम बेटा किसका यूज करेंगे? होलो कंडक्टर का। तो मैंने ये इस शेप का एक होलो कंडक्टर ले लिया। क्या ले लिया हमने? ये दिस इज आवर होलो कंडक्टर। और हमारे पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो स्पेरिकल शेल होता है ना, स्पेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ऐसे ही कोई भी होलो कंडक्टर है हमारे पास, कोई भी होलो कंडक्टर जो अंदर से खाली है, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। कैसे 0 होता है वो देख लो। आपने होलो कंडक्टर लिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी और कंडक्टर की तरफ बहेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। जैसे ही कंडक्टर पर आकर फॉल होती है होलो कंडक्टर पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज तो कहां पर चले जाएंगे? पॉजिटिव के टुवर्ड्स, जो कि ड्यू टू इंडक्शन। और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होंगे, वो आप कंडक्टर के दूसरी साइड चले जाएंगे और इस होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। कहां से? अपवर्ड डायरेक्शन में। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, आप ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप हो गया, नीचे से कहाँ की तरफ बेटा? ऊपर की तरफ। तो इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकल जाएंगी? इसके अंदर से बाहर चली जाएंगी। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो ये एक रीजन है जिस रीजन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मैंने एक रीजन क्रिएट कर लिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो? 0। तो आपको किसी भी रीजन के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, तो वहां पर क्या यूज करोगे आप? होलो कंडक्टर। बाय यूजिंग अ होलो कंडक्टर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। देखो जैसे थंडरस्टॉर्म होते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, बिजली चमकती है, तब क्या होता है बेटा? तब आपको एडवाइस दी जाती है या तो आप पेड़ के नीचे खड़े हो, या आपको एडवाइस दी जाती है तो गाड़ी या किसी कार के अंदर चले जाओ। तो रीजन क्या है कि पेड़ या फिर कार आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको एक होलो कंडक्टर में लाकर रखते हैं। जैसे ही लाइटनिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और बीच में आपने प्लेस कर दी कार एक क्या है? होलो कंडक्टर है। तो कार के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाओगे? बच जाओगे, अपने आप को क्या कर लोगे? प्रोटेक्ट कर लोगे।
ठीक है, तो ये प्रोसेस है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है कैपेसिटेंस। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, वो देखो, आपके पास कोई कंडक्टर है, आप उस कंडक्टर को कंटिन्यूसली चार्ज दिए जा रहे हो, कंडक्टर कंटिन्यूसली चार्ज को क्या करेगा, गेन करेगा और उसको चार्ज को स्टोर करता जाएगा। एक लिमिट आएगी, उसके बाद वो चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा। मतलब किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज द स्टोरेज कैपेसिटी, कैपेसिटेंस इज द स्टोरेज टेंडेंसी, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है किसकी, किसी भी कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं उसको बेटा, देखो कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करता है। कंडक्टर अगर छोटा होगा तो कैपेसिटेंस अलग होगा, कंडक्टर बड़ा है तो कैपेसिटेंस अलग है। हर टाइप पे कंडक्टर की साइज मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, वो फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। देखो मान लो क्या हो रहा है, ये आपके पास एक कंडक्टर है। देखो बेटा ध्यान सुनना, प्रैक्टिकली बात बताएंगे और आपको एक और थियोरेटिकल बात बताएंगे। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। प्रैक्टिकली पहले सुन लो होता है, थियोरेटिकल सुनो। चलो मान लो ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर को आप, ये आपके पास कंडक्टर, और कंडक्टर को आप कंटिन्यूसली क्या दे रहे हो, चार्ज। क्या दे रहे हो कंडक्टर को आप, चार्ज। कंडक्टर धीरे धीरे चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, गेन करेगा, ठीक है। और चार्ज को स्टोर करेगा तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कंटिन्यूसली स्टोर हो जाएगा। आप कंटिन्यूसली क्या दे रहे हो उसको, चार्ज, ठीक है। हमें पता है किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब जितना चार्ज आप कंडक्टर को दोगे उतना कंडक्टर का क्या बढ़ने वाला है, पोटेंशियल बढ़ने वाला है ना। देखो थियोरेटिकल तो ये है बात कि आप कंडक्टर को कंटिन्यूसली चार्ज दिए जा रहे हो, कंडक्टर की स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब कंडक्टर कैपेसिटेंस को स्टोर करता जाएगा। मतलब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसका, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है हमारे पास कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसकी, जो हम चार्ज उसको दे रहे हैं। मतलब V की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q की, या फिर बोल सकते हो Q किसके प्रोपोर्शनल हो गया, V के। जितना आप कंडक्टर को चार्ज दोगे उतनी उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, ठीक है। थ्योरेटिकल ये बात है कि चार्ज देते जाओ पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, और ये बात अप टू इन्फिनाइट चलेगी। मतलब जितना चार्ज आप दोगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कंडक्टर की एक लिमिट होती है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली में क्या होगा कि हम कंडक्टर को चार्ज दिए जा रहे हैं, चार्ज लेने के बाद उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, नो डाउट। इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, एक टाइम पर उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम होने के बाद वो और चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, उसको ओवरफ्लो करेगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में मान लो आपके पास एक पानी का टैंक है, आप उसमें कॉन्टिन्यूसली पानी डाले जा रहे हो। जैसे आप उसके अंदर कंटिन्यूसली पानी डाले जा रहे हो, पानी को वो स्टोर करेगा। कब तक स्टोर करेगा, जब तक उस टैंक का हाइट फुल ना हो जाए, जब तक वो टैंक पूरा ना भर जाए। जैसे ही टैंक को आपका पूरा भर जाएगा, टैंक का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। उसके बाद वो पानी को क्या करेगा, फ्लो आउट करेगा बाहर पर प्रैक्टिकली क्या मानते हैं हम, प्रैक्टिकली हम क्या मानते हैं कि किसी कंडक्टर को चार्ज दो, उसका पोटेंशियल कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल की वैल्यू कभी क्या नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो हमको पता लग गया कि V किसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज की। जितना आप उसको चार्ज दोगे उतना ही उसका क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो Q इज टू आ जाएगा CV, ये याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाया है तो C एक कांस्टेंट आएगा। ये C क्या है हमारे पास, C हमारे पास C इज द कांस्टेंट,
ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर है? सी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसी सी का नाम क्या है बेटा? इसी सी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। सी को ही क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटेंस। सी इज व्हाट? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और सी का नाम क्या है हमारे पास? कैपेसिटेंस। क्लियर है? देखो कैपेसिटेंस को हम समझ सकते हैं और तरीके से भी, और हमारे पास कई तरीके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। क्यू इक्वल्स टू हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया CV, जो आपके लिए बहुत काम आएगा आगे। याद रखो इसको, फॉर्मूले को। क्या है फॉर्मूला? क्यू इज इक्वल्स टू कितना है? CV। ठीक है, यहाँ क्या वो हमारे पास चार्ज है, C हमारे पास कैपेसिटेंस है, V हमारे पास वोल्टेज है। C किसके बराबर हो जाएगा बेटा? C हो जाएगा हमारे पास Q डिवाइड बाई V। देखो आप किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हो, तो कंडक्टर को चार्ज दोगे तो उसका क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल। जितना चार्ज दोगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो चार्ज बाय पोटेंशियल का रेशियो, किसका रेशियो? चार्ज का और पोटेंशियल का रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे वन कैपेसिटेंस, या फिर बोले कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस इज द चेंज। अगर मान लो, देखो आप, कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब आपने कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। इस तरीके से भी आप कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, आपने इसको मान लो क्यू चार्ज दिया, पहले इसकी पोटेंशियल कितनी थी? V1, अब इसकी पोटेंशियल कितनी होगी? V2, बढ़ जाएगी, है ना। पोटेंशियल में जो चेंज आया वो मान लिया हमने कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट। कितना वोल्ट मान लिया पोटेंशियल में चेंज? 1 वोल्ट है। तो कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की वो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जिस अमाउंट ऑफ चार्ज से उस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल कितना डिग्री बढ़ जाए, तो उसका पोटेंशियल कितना वोल्ट बढ़ जाए? 1 वोल्ट। एक कंडक्टर को आप कंटिन्यूसली चार्ज दे रहे हो, चार्ज देने के बाद उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो जितना आपने चार्ज दिया है वही उसकी क्या होती है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge stored by a conductor which increases its potential of 1 volt। जो उसकी पोटेंशियल कितनी इंक्रीज कर दे बेटा? 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज कर दे, वही हमारे पास क्या होता है? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तो हो गया हमारे पास कैपेसिटेंस की रेशियो के बारे में, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट के बारे में। देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फेराड, जिसने किसकी डिस्कवरी की थी? कैपेसिटेंस की डिस्कवरी की थी। उसी के नाम पर उसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है फराड, या हम बोल सकते हैं फराडे। फराडे साइंटिस्ट था, इसकी यूनिट क्या नाम है? फराड। किसकी यूनिट है बेटा? कैपेसिटेंस की, जिसको डिनोट करते हैं किससे? F से। F इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? फराड। ठीक है, यहां से देखो कैपेसिटेंस की जगह लिख दो फराड। ओके, चार्ज की जगह क्या रहेगा? कूलम, और हमारा पोटेंशियल की जगह क्या रहेगा? वोल्ट। तो फराड किसके इक्वल आ गया? कूलम पर वोल्ट। फराड किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? कूलम पर वोल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास? फराड। कैपेसिटेंस को हम फराड से, मिली फराड से, माइक्रो फराड से, ठीक है, जनरली कैपेसिटेंस फराड में नहीं होता, मिली, माइक्रो, या फिर हमारे पास 1 मिली फराड की बात करें, 1 मिली फराड वो होता है 10⁻³ फराड। 1 माइक्रो फराड की बात करें वो होता है 10⁻⁻6 फराड। 1 नैनो फराड की बात करें 10⁻⁹ ठीक, ये अलग अलग यूनिट्स हैं। जनरली 1 फराड की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा होती है बेटा। 1 फराड को हमें इमेजिन करना ही बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो 1 फराड की हम बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? नंबर 1 बेटा, ये दो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 डिपेंड करता है बेटा साइज पर। किसके साइज पर डिपेंड करता है? कैपेसिटर, कंडक्टर के साइज पर। कंडक्टर का साइज अगर छोटा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, और कंडक्टर का साइज अगर ज्यादा बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। नंबर 2 क्या बात कर रहे हैं हम कि भाई कंडक्टर जो है, कैपेसिटर जो है, वो उसकी कैपेसिटेंस जो है
वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है? नंबर 1 किस पर डिपेंड करती है? साइज पर। नंबर 2 डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर ऑफ मटेरियल कि वो कंडक्टर किससे बना हुआ है। कुछ कंडक्टर होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की ज्यादा होती है, कुछ के कंडक्टर की कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की कम होती है। नेचर ऑफ किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। और नंबर 3 डिपेंड करता है नियर बाय ऑब्जेक्ट पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा? नियर बाय ऑब्जेक्ट, कि उसके आसपास कौन से ऑब्जेक्ट प्लेस किए हुए। नियर बाय ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है क्या? हमारा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है आपको बता चुका हूँ। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है नंबर 1 वर्ड नेचर ऑफ मटेरियल पर। नंबर 2 किस पर डिपेंड करता है? साइज पर, कंडक्टर का साइज क्या है। नंबर 3 कंडक्टर के आसपास क्या क्या ऑब्जेक्ट रखे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के बारे में बता दिया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बता दिया, कैपेसिटेंस की यूनिट बता चुका हूँ, कैपेसिटेंस किस किस चीज फैक्टर पर डिपेंड करता है वो बता चुका हूँ। और हम बात करेंगे किसका? हम बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। किसका डायमेंशन फॉर्मूला? कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर होता है Q/V। तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। Q का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? Q इक्वल्स टू होता है 80। ठीक है, और V का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। V इक्वल्स टू वर्क डन मल्टीप्लाई बाय चार्ज। वर्क डन का m1 L2 T-2 और चार्ज का वापस से 80। चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, वर्क डन का रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास? कैपेसिटेंस का डायमेंशन कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, एक स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और स्पेरिकल कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन जो आगे हैं सीरीज और पैरेलल, फिर वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।